Welcome to all of you guys. This is Kailash Sharma and you are watching online platform of Kalp Career Institute. और आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। ये क्लासेस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट चल रही है दोस्तों, क्योंकि 6th और 7th क्लास में तो मटेरियल काफी कम था, तो 2 या 4 लाइन का ही डेटा मिल रहा था। लेकिन यहाँ आपने देखा लास्ट लेसन के अंदर पेट्रोल वाले और कार्बन वाले लेसन के अंदर अपने को काफी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली है। तो इनके नोट्स बनाने हैं हमें, ताकि हम मेन एग्जाम से पहले इतनी बार रिवीजन कर लें कि हम साइंस की एनसीईआरटी के मामले में हमारा माइंड क्लियर हो कि ये हमें नहीं पढ़नी, ये हमें आती है। ऐसे ही हम अदर पोर्शन के लिए भी ऐसे ही करेंगे और इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिकल वीडियो भी लेके आएंगे। आज अपने करते हैं 8th क्लास का 4th चैप्टर। पेन और रजिस्टर अपने पास ले लीजिएगा। डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट डेटा जो रीड मेंस के एग्जाम से अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उसको राइट डाउन करना है ताकि हम रिवाइज कर पाए। और दूसरा, मेरे साथ साथ बोलिएगा ताकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वीडियो का या क्लास का वो आपके विद इन क्लास विद इन वीडियो ही लर्न हो जाए, आपको बाद में बहुत कम पढ़ना पड़े। चलिए दोस्तों, अपना लेसन है दहन और ज्वाला। क्या लेसन है दोस्तों? दहन और ज्वाला। दहन किसको बोलते हैं? दहन किसको बोलते हैं? दहन होता है कि हम किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ है और उसमें क्या बननी चाहिए? ऊर्जा बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? ऊर्जा। और सामान्यतः ये ऊर्जा किस रूप में आती है? प्रकाश के रूप में और उष्मा के रूप में हमें मिलती है। इसे बोलते हैं, इस रासायनिक प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? दहन बोलते हैं। और यहाँ जिस भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हो आप, जिसकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, उसे बोलते हैं दाह्य पदार्थ। क्या बोलते हैं उसको? दाह्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? दाह्य पदार्थ। या फिर हमने इसको क्या नाम दिया है? ईंधन नाम दिया है। क्या नाम दिया है? ईंधन नाम दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दाह्य दहन हम कर चुके हैं, क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा प्रकाश से हम पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया, भोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देता है, वो भी एक प्रकार का दहन ही है। क्या है? एक प्रकार का दहन ही है, ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, दहन के लिए आवश्यक क्या है? दहन के लिए आवश्यक क्या है? क्या क्या होना चाहिए? एक तो ऑक्सीजन। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगी उस वो ईंधन। क्या होना चाहिए? वो ईंधन। और एक होना चाहिए न्यूनतम ज्वलन ताप। न्यूनतम ज्वलन ताप यानी कि वो जले, उसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो उसके मिल सके, जलना स्टार्ट करे, उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होगा। वो टेम्परेचर उसको एक बार रिक्वायर्ड होगा, अगर वो टेम्परेचर मिल गया तो उसके बाद वो सब आग पकड़ लेगी और जलना स्टार्ट कर देगी। तो ये 3 चीजें जरूरी है। मोमबत्ती को यहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, जल रही है, ऑक्सीजन मिलती रहेगी, ईंधन है, जलता रहेगा। लेकिन यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ये दोनों बुझ जाएगी, जलना बंद कर देगी। दाह्य है, दाह्य चिमनी बुझ जाती है, ज्वाला बुझ जाती है, सी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज चलते हैं। सूर्य जो है ये अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन जो है वो मिलके हीलियम में कन्वर्ट होती रहती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। और इस पेज पे हमारे पास क्या जानकारी है? अच्छा, आग पकड़ लेती है, हम आगे बढ़ेंगे क्यों पकड़ लेती है, कैसे पकड़ लेती है। कंबल में लिपटा व्यक्ति, वस्त्रों ने आग पकड़ ली, वस्त्रों में आग पकड़ी तो कंबल लिपट गया, तो अब उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलनी बंद हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसकी आग को, जो कपड़ों में आग लग रही है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी, इसीलिए कंबल लपेटा जाता है। ध्यान रखना इस बात को। कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव उससे क्या होगा? जलती हुई माचिस वगैरह वगैरह मिट्टी तले पकड़ते हैं। जंगल में लगने वाली आग के बारे में भी आपने सुना है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ज्वलन ताप, ज्वलन ताप की हम बात कर चुके हैं। क्या होता है ज्वलन ताप? यानी मिनिमम वह टेम्परेचर जो आवश्यक है आग पकड़ने के लिए। ठीक है, यहां हमें कहानी दे रखी है किसकी? माचिस की। किसकी कहानी दे रखी है? माचिस की कहानी दे रखी है। माचिस में क्या क्या है? माचिस के अंदर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या है? एक तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, मैं बता देता हूं, यहां लिख के बता देता हूं। माचिस में एक तो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड? एक होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या होता है? एक है पोटेशियम क्लोरेट। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट। ये तो होता है उस माचिस की तिल्ली में, माचिस की तिल्ली के आगे जो लगा होता है, ये माचिस तिल्ली है, यहाँ जो आगे लगा है ये इसमें होता है। पहले क्या होता था? पहले इसमें श्वेत फास्फोरस मिलाया जाता था, और श्वेत फास्फोरस को जब खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो फिर क्या होता था? वो श्वेत फास्फोरस आग पकड़ लेता था, और आग पकड़ने के बाद एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है ये खुद आग पकड़ लेता,
ये जलना स्टार्ट कर देता और लकड़ी जो है पीछे वो जल जाती। माचिस के तीली का इस तरह उपयोग किया जाता। लेकिन जो श्वेत फास्फोरस है वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए बाद में थोड़ा चेंज किया गया। आज के टाइम में क्या है, इस तिल्ली में तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड डाल दिया और साथ में पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया, लेकिन जो माचिस है, माचिस की जो साइड वाली सरफेस है, माचिस की जो साइड वाली सरफेस है, ये वाली ये वाली जो सरफेस है, इस सरफेस में क्या मिला दिया जाता है, साथ में कुछ लाल फास्फोरस जो कि कम नुकसानदायक है, लाल फास्फोरस है, और साथ में इसको खुरदरी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? खुरदरी। खुरदरी बनाने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है? चूर्णित कांच मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? चूर्णित कांच। अब जब इसको इसके साथ रगड़ा जाएगा तिल्ली को, तो ये लाल फास्फोरस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? श्वेत फास्फोरस में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? श्वेत फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। और श्वेत फास्फोरस में कन्वर्ट होगा तो इसके बाद ये पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेगा और आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ने के बाद एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी आग पकड़ लेगा, और ये बड़ी आग पकड़ लेते हैं कुल मिला के दोनों तीनों जो है। यानी प्रोसेस के साथ होता है ये काम पूरी तरह। तो इस तरह ये कहानी है माचिस की। माचिस में आपको ये ध्यान में रखना है, ये हमारे लिए आवश्यक है। यहाँ आवश्यक ये है कि कोई भी अगर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जल रहा है तो उसके जलने के लिए जो आवश्यक ताप है वो यहीं से मिल रहा है, श्वेत फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड से। किससे मिल रहा है? ये दोनों मिलके जब गर्म होते हैं, ज्वलन ताप जो मिलता है, जो टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी सहायता से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलता है। ठीक है। अब जैसे कि ये कागज का कप है, पानी डाल रखा है और गर्म करना स्टार्ट किया है, तो इसमें पानी है तो इस वजह से ये जल नहीं रहा है, गिलास नहीं जल रहा है, ये कागज का गिलास जलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो कागज को एनर्जी मिल रही है वो आगे तुरंत किसको पास की जा रही है? पानी को पास हो रही है, जल को पास हो रही है। तो इस कागज को वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, वो जलने के लिए जरूरी है। जो और जो एनर्जी आ रही है उसमें आ रही है, वो ताप आ रहा है, वो आगे गिलास पानी के पास जा रहा है, इस वजह से गिलास नहीं जल रहा, ये सॉरी कागज का गिलास नहीं जल रहा, और यहाँ ये जलना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपको बढ़िया ढंग से देखना है ताकि इसमें कोई इश्यू ना हो आपके। माचिस वाला बढ़िया याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ वे होते हैं जिनका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, यानी बहुत ही कम ज्वलन ताप होने के कारण वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम, एलपीजी, ये आपको मालूम है। हम घरों पर आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण पाने के लिए, आग के लिए यानी दहन के लिए, दहन यानी जो आग है उसके लिए आवश्यक क्या क्या है? ऑक्सीजन आवश्यक है, उसके लिए फ्यूल आवश्यक है यानी ईंधन आवश्यक है, और उसके लिए मिनिमम ज्वलन ताप आवश्यक है, मिनिमम टेम्परेचर आवश्यक है। तो हम इन तीनों को कैसे आपूर्ति के साथ बंद कर सकते हैं? तीनों में किसी की भी आपूर्ति कर दी, आपूर्ति बंद कर दी, सप्लाई बंद कर दी, तो अपना काम चल जाएगा। जल से क्या होगा? जल की जो वाष्प होगी, क्या? जल की जो वाष्प होगी, ये जल की वाष्प जो है ये क्या बना लेती है? एक तो कवर बना लेती है ईंधन के चारों ओर, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। दूसरा, जल की वजह से जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? कम होगा, जिससे ज्वलन ताप जो है वो नहीं मिल पाएगा, तो आग बुझ जाती है। तो पानी का रोल कैसे होता है आग को बुझाने के लिए? सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है आजकल के टाइम के अंदर। तो ये आपने मालूम चल गया होगा कैसे ये आग बुझाता है। दूसरी बात, पानी जो है वो आवश्यक है, लेकिन किसके लिए? केवल लकड़ी के लिए और कागज के लिए ही कामयाब हो सकती है, लकड़ी और कागज के लिए कामयाब हो सकती है। तो पेट्रोल में क्या होता है, या फिर विद्युत साधित्र में अगर कोई आग लगी है तो वहां क्या होता है? वहां पहली बात तो ये कि पानी जो है विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है, तो ये क्या होता है? करंट आने की संभावना। दूसरा, पेट्रोल जो है वो हल्का होता है, पानी भारी होता है, तो पानी तो नीचे रह जाएगा और पेट्रोल ऊपर चलता रहेगा, इसलिए उसमें यहाँ इसका उपयोग नहीं करते। तो पेट्रोल के लिए और उनके लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए उपयोग किया जाता है CO2 का। किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का। CO2 क्या होती है? ऑक्सीजन से भारी होती है, चारों तरफ कवर बना लेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने के साथ ही आग भी बुझ जाती है। तो CO2 किससे प्राप्त करते हैं? CO2 हम सामान्य अग्निशमन देखते हैं, जो एक लाल रंग वाला डिब्बा देखा है आपने, अग्निशमन यंत्र जिसको बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं हम, उसमें से हम CO2 का यूज करते हैं। या फिर तो CO2 को बहुत ही कम टेम्परेचर पे पहले ही सीधी CO2 को ही भर दिया जाता है कोई सिलेंडर के अंदर। किसको भर दिया जाता है? CO2 को। ये भी एक मेथड है, CO2 को भर दिया और बाद में CO2 को हम बाहर रिलीज करेंगे तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, ज्वलन ताप कम हो जाएगा और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद। कई बार हम इस तरह के कंपाउंड्स का यूज करते हैं, मटेरियल्स का यूज करते हैं, जो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों का यूज किया जाता है, याद रखना, पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिख लेना इसको। चलिए दोस्तों,
हम आग पर कैसे नियंत्रण पा सकते हैं? घरों में जो आग लगाई जाती है ना, जो इंसानों के द्वारा लगाई जाती है उनकी सोच के द्वारा, वो ना तो पानी से बुझती है दोस्तों, ना CO2 से बुझती है, वो अलग चीज है। सामान्य आग है ये, दिखाई देने वाली आग। ईंधन ज्वलनता बंद करके इसको हमने बंद कर दिया आग को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तेल जलता रहता है, नीचे रहता है। अग्निशामक यंत्र जो यहाँ चित्र में अग्निशामक यंत्र दिखाया गया, ये वाला सबसे अच्छा अग्निशामक ऐसे लाभ है, CO2 बहुत अधिक ठंडी फैलती ठंडी, ये मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, आप राइट डाउन कर लेना। अच्छा, उसके बाद एक दो चीजें यहाँ क्या है, एक होता है तीव्र दहन। तीव्र दहन यानी कि जो तेजी से जलती है चीजें, बहुत तेजी से जलती है और उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं तीव्र दहन। क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन यानी कि कोई खास कारण ना हो, कोई खास क्या ना हो, कारण ना हो, वो खुद ही क्या हो जाते हैं, खुद ही जलने स्टार्ट कर देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण नहीं होता। जैसे कि श्वेत फास्फोरस, ये फास्फोरस जो है, कुछ पदार्थ है जो कमरे की ताप पर जलते हैं, यानी इनमें कोई खास कारण नहीं होता प्रत्यक्ष। जैसे कि कोयला, कोयले की बात करते हैं, हाँ लिखा भी आगे कोयला, कोयला की बात करते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल इसका कोयला है। कोयले की क्या होती है, धूल तो होती है दोस्तों। अब कोयला जो है वो ज्वलनशील पदार्थों में शामिल है, कम ज्वलन ताप चाहिए, तो हल्की फुल्की गर्मी की वजह से भी उसको अपना ज्वलन ताप मिल जाता है और कोयले की धूल में आग लग जाती है, और कोयले की धूल में आग लगी तो कोयले में आग लगी और बहुत बड़ा अग्निकांड हो जाता है। फास्फोरस जो है वो अपने आप आग पकड़ने वालों में शामिल है। विस्फोट किसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा उष्मा, बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न हो, तेजी से उत्पन्न हो, तेजी से जलना, इसे विस्फोट कहते हैं। ये हम देखते हैं, बड़ी तेज गति में तेज जलना, ध्वनि पैदा करना, सारा ये विस्फोट में शामिल है, लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ज्वाला, ज्वाला ज्वाला ज्वाला, ज्वाला किसको बोलते हैं? ज्वाला दोस्तों जो आपको आग दिखाई देती है ना, ये वेपोराइज्ड मटेरियल से ही हो सकती है, यानी कि जो वाष्पशील पदार्थ है ना वो ही आग पैदा करते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में वेपोराइज्ड मटेरियल है, जैसे कि मोमबत्ती है, मोमबत्ती में वेपोराइज्ड मटेरियल है जिससे आग दिखाई देती है। बट क्या आपने कोयले में आग देखी है? क्या कोयले में आग नहीं होती? कोयला जो मिट्टी का, ये जो पत्थर वाला कोयला आता है मालगाड़ी में जाता है, क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें वेपोराइज्ड मटेरियल नहीं होता, वो वेपोराइज नहीं होता, इस वजह से वो आग दिखाई नहीं देती। हालांकि उससे गर्मी मिलती है, पानी गर्म होता है, सब चीजें होती है, लेकिन आग नहीं दिखाई देगी आपको। लकड़ी का कोयला ये हम कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ जो जो चीजें आवश्यक है। जो आपको ठीक यहाँ से जो आपके ध्यान में नहीं हो वो लिख लेना, राइट डाउन कर लेना, वाष्पशील पदार्थ वगैरह ये जो बता रहा हूँ आपको। दहन के समय वे पदार्थ जो वाष्पित होते हैं, ज्वाला निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल पिघलिए मोमबत्ती के साथ ज्वलन उठता है, ये बता चुका हूँ आपको। लकड़ी का कोयला नहीं करता। दूसरी बात, जो नेक्स्ट में जो मिलेगी हम उसको वहीं पढ़ेंगे डायग्राम के साथ। यहाँ ये जो ज्वाला का, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहर वाला भाग है ना, ये बाहर वाला, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म यही है। ये वाला सबसे ज्यादा गर्म नहीं होता। यहाँ तो कार्बन पूरी तरह से जल भी नहीं पाता। अगर यहाँ पे कोई एक इस तरह की, आप यहाँ दिखा रखा होगा शायद, इस तरह की अगर आप कोई पट्टी लेके जाओगे तो ये काले रंग का जम जाता है। ये वास्तव में कार्बन के कण है, कार्बन का दहन नहीं हो पाया, पूरा अपूर्ण दहन हो पाया है, यानी सारे कार्बन को क्या नहीं मिल पाई? ऑक्सीजन मिल पाई, तो CO2 नहीं मिल पाई। वो कार्बन जो है वो कुछ बचा हुआ कार्बन सीधा जम गया यहाँ पे। सार का भाग जो ज्वाला की कुछ ही बाहर है, रक्त तप्त हो जाता है, यानी कि बाहर वाला भाग, बाहर वाला भाग जो है वो ज्यादा गर्म है। क्या है? वो ही ज्यादा गर्म है। ये रहा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, ये नीले वाला, ये जो हल्का हल्का ओरा दिखाई दे रहा है आपको, ये। और सबसे गर्म भाग बाहर वाला, सबसे गर्म भाग वाला ये, और ये सबसे कम गर्म भाग है मोमबत्ती। बिना जली मोमबत्ती का सबसे अंतिम क्षेत्र, ये काला वाला भाग, जहां आपको वो दिखाई देगा धागा। बाहरी भाग का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म होता है बाहरी भाग। अच्छा, जिनको हम जलाते हैं उनको ईंधन बोलते हैं। हो चुका है। आदर्श ईंधन किसको बोलते हैं? आदर्श ईंधन बोलते हैं उसको जिसका खर्चा कम हो, जो प्रदूषण कम करे, जिसका खर्चा कम हो, जो प्रदूषण कम करे, और उसकी उपलब्धता भी आसान हो। ऐसा नहीं कि उपलब्धता के लिए ढूंढने के लिए कहीं स्पेशल करना पड़े, और पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं? हम आदर्श ईंधन बोलते हैं।
अब आगे बात ईंधन की दक्षता की, किसकी आगे, ईंधन की दक्षता की। हम कहें कि कौन सा ईंधन ज्यादा इसमें उत्पन्न करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ईंधन क्षमता। जैसे कि 1 किलो कोई ईंधन है, 1 किलो कोई ईंधन है, और इस 1 किलो ईंधन की वजह से इसका पूर्ण दहन हो, क्या हो, इसका पूर्ण दहन हो। इसके पूर्ण दहन से, इसके पूर्ण दहन से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे क्या बोलते हैं, इसका ऊष्मीयमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय, ईंधन का ऊष्मीयमान। क्या बोलेंगे, इस ईंधन का ऊष्मीयमान। क्या बोलेंगे, ईंधन का ऊष्मीयमान बोलेंगे। मात्रा क्या है इसका, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पे जो बढ़ते हैं, गोबर के उपले 6000 से 8000, लकड़ी 17,000 से 22,000, कोयला 25,000 से 33,000, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल ये सेम है, मेथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000। मेथेन आपको मिलेगी स्पेसिफिक इसके अंदर गोबर गैस वगैरह में। इनमें मोस्टली जो मेन कंस्टिट्यूएंट है इसका, वो क्या है, कॉम्पोजिशन इसका होता है मेन मेथेन से। एलपीजी का 55,000, बायोगैस का 35,000 से 40,000, और हाइड्रोजन का 1,00,000 का 50,000। हाइड्रोजन की तो बात ही क्या करनी। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, ये तो मालूम ही है हमें। हम बढ़ेंगे किस तरह, कौन कौन से स्पेसिफिक। एक नंबर तो यहाँ आ गया कि अगर इनका पूर्ण दहन ना हो, यानी पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन का मतलब क्या है। पूर्ण दहन में होता है कि जो जितने भी कार्बन है उन सभी कार्बन को ऑक्सीजन मिल चुकी है और वो CO2 बना चुके हैं। लेकिन अपूर्ण दहन का मतलब ये है कि सभी कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से सभी कार्बन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो वो जल नहीं पाए, तो वो कार्बन जो है वो सीधे ही बाहर निकल जाते हैं, और ये हमारे सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें अनेक प्रकार के रोग होते हैं। अच्छा, यहाँ रतनपुरा, संगरिया के पास रतनपुरा नाम का गांव है, वहां इस तरह की एक चिमनी थी जो थोड़ी हाइट नीचे थी, इस वजह से कार्बन के पार्टिकल वहीं आ जाते थे पास में ही। संगरिया हनुमानगढ़ की बात है ये। तो वहां के लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था कि कपड़े जो है बाहर हम सुखाते हैं सफेद कलर के, उसके ऊपर ब्लैक कलर के हमें पार्टिकल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, सांस के साथ भी अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब तो इसका ये कार्सिनोजेनिक भी रहते हैं, यानी इनसे कैंसर तक हो सकता है, दमा, ये तो है ही, इनके तो कहना है क्या। अच्छा, दूसरी बात है, जब कमरे में हम सोते हैं, सर्दियां आ रही है, सर्दियों में सोएंगे, तो हम क्या करते हैं, वो अंगीठी जैसी कहानी जो है वो जला लेते हैं। तो उसकी कहानी क्या है, वो अब जल रहा है कंटिन्यूस में, कार्बन कमरे में प्रॉपर ऑक्सीजन की एनवायरमेंट अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन प्रॉपर है, अब वो कार्बन जो है वो जलने लगा, सभी कार्बन ने CO2 को बना दिया, यानी जितनी ऑक्सीजन थी उससे CO2 बन चुकी है, कार्बन जो है वो यूज हो चुका है। अब अगर उसमें ज्यादा ईंधन हुआ तो वो कार्बन और जलेगा, अब वो कार्बन और जलेगा तो उसको और ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या कर लेगा, CO2 से ऑक्सीजन निकालना स्टार्ट कर देगा। किससे, CO2 से ऑक्सीजन को निकालना स्टार्ट कर देगा, और अब वो क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के पार्टिकल जुड़ रहे थे, अब वो एक ही जुड़ेगा और क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या करता है, ये अपने जब सांस के साथ जाती है तो ये ऑक्सीजन को नहीं ले जाने देती, वो फिर सांस के साथ कौन जाएगी आगे, ब्लड में कौन जाएगा आगे, CO जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आदमी सुत्ते सुत्ते मर जाए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो ये अलग अलग जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे और ये पानी आएगा समुद्र में, पानी समुद्र में आने से क्या होगा कि ये जो नीचे वाले इलाके हैं ये डूबना स्टार्ट कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ये क्या कहानी है। देखो, जब भी ये ईंधन जलते हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल इस तरह जलते हैं, तो ये कुछ तरह के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। किस तरह, कुछ तरह के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये किसके ऑक्साइड होते हैं, हो सकता है ये किसके हो, सल्फर के हो सकता है ये किसके हो, ये नाइट्रोजन के हो। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये बरसात के समय जब बिजली चमकती है तो ये क्या कर लेते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। सल्फर से क्या बन जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड टाइप बन जाएंगे, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या बन जाएंगे, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो क्या बन जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। और ये एसिड जो है वो पानी के साथ घुल के कहाँ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, जमीन पर आ जाते हैं। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा। जब ये इंसानों के संपर्क में आती है तो इंसान को त्वचा से संबंधित काफी रोग होने लग जाते हैं। इसीलिए अब CNG का उपयोग करते हैं, क्योंकि CNG में इस तरह के जो ऑक्साइड है वो काफी कम बनते हैं।
स्वच्छ ईंधन उसी को बोलते हैं जो दोस्तों साफ हो, मतलब उससे ऑक्साइड वगैरह रिलीज ना हो, जिससे प्रदूषण बहुत कम हो। चलिए दोस्तों, अपना लेसन जो हो कंप्लीट हो चुका है। उसमें मान वगैरह हम बात कर चुके हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम। और अपना लेसन जो हो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको कोई भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। अगर यहाँ इस लेसन में से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर नहीं आएगा। आपको बस ये राइट डाउन कर लेना, बेकिंग सोडा और सिरका। सिरका होता है CH3COOH। बेकिंग सोडे की अगर आप सिरके के साथ रिएक्शन करवाओगे, प्लस में विनेगर यानी CH3COOH रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3COO अन्य यानी सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट के साथ क्या बनेगी? H2O बनेगी, साथ में CO2 बनेगा। ये CO2 जो है इसको बुझा देगी। चलिए दोस्तों, अपना लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और हमने देखा कि यहाँ से काफी जानकारियां हमारे लिए आ रही हैं, इंपॉर्टेंट जानकारियां। आप इनको राइट डाउन कर लेना और इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना। आप इनको खाना खाते समय पढ़ सकते हैं। 5 मिनट की बात होती है इसमें दोस्तों। आप पेज को पलटिए और रिवाइज कीजिए। आपको अब तो काफी कुछ देखना भी नहीं पड़ेगा, तो आपका वो इतना कोई खास इश्यू नहीं रहने वाला, क्योंकि हमने मोस्टली तो पढ़ चुके हैं, तो वो एक बार देखने मात्र से हमें याद हो जाएगा। तो जो एग्जाम आएगा तो उससे पहले हमारे एनसीईआरटी का कोई सिस्टम नहीं रहेगा। एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम एग्जाम से पहले जो है वो काफी चीजें इस तरह ढंग से कवर कर पाएंगे और हम एग्जाम में सफल हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।